हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अपन बात करेंगे, ये अपने एम्स गोरखपुर की जो एमसीक्यू सीरीज है वो चल रही है, और साथ में बच्चों एम्स सीआरई की भी वैकेंसी आ रखी है। तो आपके जो सीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा लेक्चर, है ना। तो एम्स गोरखपुर, और जो एम्स गोरखपुर की 4 सीटें आई है, रेडियोग्राफर की और एक रेडियोथेरेपी की, और साथ में अभी जो एम्स सीआरई आ गई है उसके अंदर भी आपके अच्छी खासी पोस्टेज है। तो ये सारे बच्चे जो सीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो गोरखपुर एम्स गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला। जो एमसीक्यू सीरीज है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। फटाफट से एक बार आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ, फटाफट जुड़ो, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। आ जाओ आप, जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मटेरियल इज यूज एज ए फिल्टर इन एक्से ट्यूब। एक्से ट्यूब के अंदर अपन फिल्टर के रूप में किसको यूज करते हैं, है ना। अपन एक्से जो है ट्यूब है उसके अंदर अपन फिल्टर किसका लेते हैं? एल्यूमिनियम का लेते हैं, कॉपर का लेते हैं, आयरन का लेते हैं, या टंगस्टन का लेते हैं? बताओ बच्चों। जो एक्से ट्यूब होती है उसके अंदर अपन एज ए फिल्टर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। जो फिल्टर है वो एल्यूमिनियम का बना होना चाहिए। किसका बना होना चाहिए? एल्यूमिनियम का फिल्टर है वो अपन यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर। ठीक है बच्चों, सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे वाज डिस्कवर बाय रोइटजेन। रोइटजेन सर ने एक्सरे की खोज कब की थी? बताओ। अभी जो रेडियोलॉजिस्ट डे गया है ना, तो बताओ, जल्दी बताओ। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय रोइटजेन इन विच सन, विच ईयर में जो एक्सरे है वो डिस्कवर किया था रोइटजेन सर ने? बताओ। 1895 या 1885? बताओ कब किया था? कमेंट करो जल्दी से। बताओ भाई। किस साल किया था? बताओ। बढ़िया, 1895 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1895 के अंदर एक्सरे की क्या हुई? डिस्कवरी की थी। किसने? रोइटजेन सर ने एक्सरे की डिस्कवरी कब की थी? 1895 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेशोल्ड डोज ऑफ रेडिएशन फॉर डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट ऑन डेवलपिंग फिटस। जो डेवलपिंग फिटस है उसके लिए जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड डोज कितनी है? बताओ। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए उसके डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, दो तरह के इफेक्ट होता है, स्टोकास्टिक और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। तो जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है वह उसकी को जो थ्रेशोल्ड डोज है, जो मिनिमम डोज है, थ्रेशोल्ड डोज वो कितनी है ताकि ये इफेक्ट वहां पर शो हो सके? बताओ। तो बच्चों, जो डेवलपिंग फिटस होता है उसके लिए बहुत कम ग्रे की डोज है, वो थ्रेशोल्ड डोज होती है 0.1 to 0.5 ग्रे के आसपास की। जो डेवलपिंग फिटस के लिए क्या होती है? एक थ्रेशोल्ड डोज है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टीएलडी होगा यहां पर। टीएलडी डिस्क आर कंपोज्ड ऑफ। टीएलडी डिस्क किसकी बनी होती है? जो टीएलडी बैच होता है, जो अपन एप्रॉन के यहाँ पर कॉलर पोजीशन पर लगाते हैं, जो एक क्या है, पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइस है, वो बना किसका होता है? उसके अंदर जो अपन मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होता है, किसका बना होता है, बताओ। कैल्शियम सल्फेट डॉप्ड विथ, कैल्शियम सल्फेट डॉप्ड विथ डिस्प्रोसियम। क्या कैल्शियम सल्फेट होता है, उसके अंदर डोपिंग की होती है, किसकी? डिस्प्रोसियम की डोपिंग की होती है। या कैल्शियम ऑक्जेलेट तो नहीं लेते, ऑक्जेलेट नहीं होता है, कार्बोनेट भी नहीं लेते, कैल्शियम सल्फेट लेते हैं और उसके अंदर डॉप करते हैं क्या? डिस्प्रोसियम को डॉप करते हैं, और इससे बना होता है क्या? अपने टीएलडी बैच बना होता है। जो टीएलडी डिस्क है, जो टीएलडी बैच की जो टीएलडी डिस्क है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट के साथ में डोपिंग की होती है, किसकी? डिस्प्रोसियम की डोपिंग की होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल फिल्म फोकल डिस्टेंस फॉर चेस्ट एक्सरे। जो चेस्ट एक्सरे करते हैं अपन, उसके अंदर एफएफडी कितनी होती है? फिल्म टू फोकस डिस्टेंस अपन कितनी रखते हैं, बताओ। सुनील कुमार जी, क्या हुआ, मैसेज डिलीट क्या किया, बताओ। फिल्म टू फोकस डिस्टेंस कितनी होती है, एफएफडी कितनी होती है चेस्ट एक्सरे के लिए? जो आइडियल चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर एफएफडी कितना लेते हैं अपन, बताओ। जो आइडियल चेस्ट पोजीशन होती है उसके लिए एफएफडी अपन लेते हैं कितना? उसके लिए एफएफडी लेते हैं अपन 180 सेंटीमीटर का एफडी है। कितना लेते हैं? जो एक्सरे ट्यूब का जो फोकस है उसको, जो कैसेट है, जो फिल्म है, उससे 180 सेंटीमीटर अबव रखते हैं। चाहे ये तो मतलब जो चेस्ट का एक्सरे करते हैं उससे जो एक्सरे ट्यूब का जो फोकल है उसके बीच की ये डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। इन मेमोग्राफी विच मटेरियल इज यूज एज विंडो इन एक्सरे ट्यूब। जो मेमोग्राफी होती है उसकी जो एक्सरे ट्यूब है उसकी जो विंडो है, उसके जो विंडो बनती है वो विंडो किस मटेरियल की बनी होती है? उसके अंदर कौन सा मटेरियल अपन यूज करते हैं, बताओ, जल्दी बताओ। तो जो मेमोग्राफी होती है उसकी एक्सरे ट्यूब की जो विंडो है वो बनी होती है, बेरिलियम विंडो होती है। किसकी होती है? बेरिलियम है उसकी विंडो बनी होती है, तो उसको अपन बेरिलियम विंडो बोलते हैं। बेरिलियम की बनी होती है विंडो। किसकी बनी होती है? बेरिलियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मॉडिफिकेशन इज नीडेड फॉर प्रॉपर रेडियोग्राफिक इमेज इन हैवी बिल्ड पर्सन। जो मोटे इंसान होते हैं, हैवी बिल्ड पर्सन है, उसकी यदि अपने को प्रॉपर एक रेडियोग्राफिक इमेज लेनी है ना, एक अच्छी क्वालिटी की रेडियोग्राफिक इमेज लेनी है, तो अपने को क्या बढ़ाना पड़ेगा, कौन से फैक्टर बढ़ाने की जरूरत रहेगी? तो जो हैवी बिल्ड जो व्यक्ति है उसकी यदि प्रॉपर अपने को इमेज लेनी है तो उसके अंदर जो एक्सरे, उसका पेनिट्रेशन अच्छे से होना चाहिए। तो अपन उस एक्सरे की जो एनर्जी है उसको बढ़ाएंगे। और एनर्जी किससे बढ़ती है? एनर्जी बढ़ती है केवीपी से। जब अपन केवीपी इंक्रीज करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिससे वो इजीली, यदि कोई फैटी इंसान है तो उसको इजीली जो रेडिएशन है वो पेनिट्रेट कर सके, और जो एक्सरे फिल्म का जो सिल्वर हैलाइड है उनको अच्छे से आयोनाइज कर सके, ताकि फिल्म है उस पर जो इमल्सन लेयर है उस पर सिल्वर ग्रेन का अच्छे से डोपिंग हो और इमेज अच्छी आए, है ना। तो इसके लिए अपन क्या बढ़ाते हैं? एक्सरे की एनर्जी बढ़ाते हैं। और एक्सरे की एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब अपन केवीपी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीजेस केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड इज डिवाइस यूज फॉर। ग्रिड किस लिए यूज करते हैं, है ना? ग्रिड किसके लिए यूज करते हैं, क्या यूज होता है ग्रिड के, देखते हैं। रिड्यूस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एक्सरे। कॉन्ट्रास्ट का ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होता है बच्चों। ग्रिड क्या करती है? ग्रिड अपन यूज करते हैं पेशेंट के नीचे, जब अपन कैसेट लगाते हैं तो कैसेट के नीचे अपन ग्रिड रखते हैं, ताकि ग्रिड क्या करे? जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको कम कर दे, है ना। क्या करे? स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करे, और फिल्म पर जो सही से जो एक्सरेज है वो ही आए, स्कैटर्ड एक्सरे ना आए, ताकि वो फिल्म जो इमेज है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज ना करे। उसके लिए अपन ग्रिड यूज करते हैं। क्या करती है ग्रिड? स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करती है। ना तो ये कॉन्ट्रास्ट में कुछ हेल्प करती है, पेशेंट एक्सपोजर टाइम में भी इसका कोई लेना देना नहीं है,
रिड्यूसिंग स्कैटर्ड रेडिएशन, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको ग्रिड है वो क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है, कम कर देती है उसको, है ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव नहीं करना है बच्चों, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोजर टाइमिंग में ग्रिड हेल्प नहीं करती है, ये ओनली स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है, उसको कम करने का काम करती है। बेरियम स्वेलो इज यूज फॉर, बेरियम स्वेलो किसके लिए यूज करते हैं अपन, क्या स्टोमच के लिए करते हैं, इसोफेगस के लिए करते हैं, ड्यूडेनम या जिजेनम। बेरियम सेलो बताओ, बेरियम सेलो किस लिए यूज करते हैं। बेरियम सेलो बच्चों अपन इसोफेगस की स्टडी के लिए करते हैं, जो इसोफेगस है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए अपन बेरियम सेलो का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। बेरियम सेलो किसके लिए करते हैं अपन, इसोफेगस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीमीटर क्या है, कॉलीमीटर क्या है, कॉलीमीटर एक बीम रेस्ट्रिक्टेड जो रेस्ट्रिक्टेड डिवाइस है, रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस है, या फिर रेस्ट्रिक्ट स्कैटर्ड रेडिएशन को कॉलीमीटर नहीं करती है, या तो फिल्टर करते हैं या फिर ग्रिड करती है ना। तो कॉलीमीटर का स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर कोई रोल नहीं होता। डायरेक्शन देती है क्या एक्सरे बीम को, एक्सरे बीम को डायरेक्शन नहीं देती है, उसका शेप देती है। डायरेक्शन देने का काम जो कॉलीमीटर है उसका नहीं होता है। कॉलीमीटर से अपन क्या है कि जो एक्सरे जो बीम है उसको अपन शेप दे सकते हैं ना, अपन चाहे उस तरह का शेप देके उस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर यदि अपने को बीम गिरानी है तो अपन बीम की शेपिंग कर सकते हैं कॉलीमीटर से, डायरेक्शन में कोई रोल नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन गलत जा रहा है, तो बीम रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस है कॉलीमीटर। कॉलीमीटर क्या है, एक बीम रेस्ट्रिक्टिंग डिवाइस है, बीम को रेस्ट्रिक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, देखते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करता है, इफ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है डोज इनवर्सली होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब यदि मैंने डिस्टेंस 2 गुना की तो डोज है वो 4 गुना कम होगी, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है। और यदि मैंने जो डिस्टेंस है वो 2 गुना कम की है तो डोज 4 गुना बढ़ेगी, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा दी मैंने तो डोज है वो 4 गुना कम होगी, ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। डोज है वो इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसे जाता है। इफ वी डबल द डिस्टेंस डोज इंक्रीजेस बाय फैक्टर 4, यदि मैंने डिस्टेंस को डबल किया तो डोज 4 के फैक्टर से बढ़ेगी तो नहीं घटेगी, तो ये ऑप्शन तो गलत जा रहा है। इफ वी डबल द डिस्टेंस डोज रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 4, ये सही जा रहा है बच्चों। डोज है वो 4 के फैक्टर से कम होगी यदि अपन ने डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया तो, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है कि डोज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। तो ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपर सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं होता है, बताओ। इन चारों ऑप्शन में से क्या डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, कौन सा नहीं होता है डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर, बताओ। क्या डेवलपर में हाइड्रोक्विनोन होता है, जी सर। हाइड्रोक्विनोन क्या है, एक डेवलपिंग एजेंट है ना, जो डेवलपर का मेन फंक्शनल जो काम करता है वो क्या है, हाइड्रोक्विनोन है। तो हाइड्रोक्विनोन को अपन डेवलपिंग एजेंट कहते हैं और ये डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर पाया जाता है। फेनिडोन भी अपन डेवलपिंग एजेंट के साथ यूज करते हैं, हाइड्रोक्विनोन करते हैं, कभी कभी फेनिडोन भी अपन यूज करते हैं, तो फेनिडोन भी एक डेवलपिंग एजेंट है। एसिडिफायर, क्या डेवलपर एसिडिक होता है क्या, डेवलपर सॉल्यूशन होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है ना, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होता। तो डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर एसिडिफायर तो नहीं होगा, है ना, वहां पर एल्कली हो सकता है लेकिन एसिडिफायर तो नहीं होगा, क्योंकि डेवलपिंग सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होता है, बेसिक होता है। पीएच क्या होता है, बेसिक पीएच होता है। हाँ हाँ, एंट्रेंस एग्जाम करना पड़ता है ना, सही बात है। हाँ, तो किसने नहीं बोला कि एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, एंट्रेंस तो देना पड़ता है ना। कुछ स्टेट्स के अंदर यदि एक्स टेक्नीशियन बनना है तो वहां पर क्या क्राइटेरिया रहता है, जैसे मैं यदि राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर यदि मुझे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर यदि मुझे एज ए एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्राफर बनना है
तो वहां पर आपके या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा के परसेंटेज और साथ में 12th के परसेंटेज को मर्ज करके एक मेरिट बनती है। उस हिसाब से आपकी सीधे वैकेंसी आती है और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन क्या है, उसमें आप जॉब के लिए अप्लाई है। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको कोई भी जॉब चाहिए, लाइक एम्स हो गया, ESIC हो गया, RRB हो गया, CRPF हो गया, तो इनके लिए एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, ओके। हाँ, यूपी में होगा, एग्जाम होगा, तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। हाँ, कुछ स्टेट्स के अंदर सीधे भर्ती आती है, कुछ के अंदर एंट्रेंस होता है, और सेंट्रल के अंदर हर जगह एंट्रेंस होता है। ठीक है, ओके। तो जो डेवलपर सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिडिफायर नहीं होता है, क्योंकि डेवलपिंग सॉल्यूशन एल्कली होता है। कैसा होता है? एल्कली होता है। तो एसिडिफायर अपन डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कॉर्न इन एक्से ट्यूब रिजल्ट इन। जब अपन एक्से ट्यूब के अंदर कॉर्न्स का यूज करते हैं, मान लो कि ये एक्से ट्यूब है ना, इस एक्से ट्यूब के अंदर यहां से अपने क्या निकल रही है, बीम निकल रही है। तो कॉर्न कॉर्न कैसा होता है? इस तरह से होता है कॉर्न, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया पर ही एक्सरे बीम को क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा। तो क्या रिजल्ट क्या होता है यदि अपन कॉर्न का यूज करेंगे? तो एट द एंड रिजल्ट क्या रहेगा इसका? क्या ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है? क्या करता है ये? या फिर कॉन्ट्रास्ट कम करता है, या लेस मोशन करता है, या लॉन्ग स्केल कॉन्ट्रास्ट करता है, क्या करता है? तो जो कॉर्न है वो क्या करता है, बीम को शेप देता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बीम की शेपिंग करता है, जिससे इमेज अच्छी आए, उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा आए, है ना। जो रेडियोग्राफिक इमेज है उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा आए, उसका कॉन्ट्रास्ट में क्वालिटी बढ़ जाए, उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो कॉन्स है उनको अपन यूज करते हैं, है ना, जो एक बीम को शेप देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, कम नहीं करता है ना। एक्से ट्यूब में जो रिजल्टिंग है कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है ताकि इमेज अच्छी आए, हायर कॉन्ट्रास्ट करता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाई। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है, दो तरह के एक्सरे होता है, एक बम स्टिलिंग और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो किस तरह से बनते हैं, बताओ। एक बार ही होता है, एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? यदि मैं बात करूं सीआरई की, तो सीआरई के अंदर एंट्रेंस, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इसमें बीआरटी जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर एडमिशन लेने का एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, या फिर जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसको सेंट्रल लेवल के किसी गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर अप्लाई करने के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं? बताइए आप सही से। जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है वो कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों? जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसमें क्या होता है, फोटोन का इंटरेक्शन किससे होता है? जो किसी भी कोई भी एटम है उसके जो इनर सेल है, उसका जो इनर सेल है, इनर सेल के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में जब फोटोन का इंटरेक्शन होता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है बाहर, और जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो इनर सेल में आता है कुछ एनर्जी रिलीज करके, और ये एनर्जी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को फॉर्म करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर फोटोन का इंटरेक्शन होता है इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो क्या इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, मुझे फर्स्ट आंसर ही सही जा रहा है बच्चों। इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, फोटोन एंड न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट का तो कोई रोल ही नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, एंट्रेंस के पहले की बात कर रहे हैं सर, समझा नहीं मैं, एंट्रेंस के पहले की बात मतलब यदि आपको बैचलर डिग्री के अंदर एडमिशन लेना है उसके लिए एंट्रेंस एक ही होता है साल में, और यदि आपने डिग्री कर रखी है बैचलर की और यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है तो स्टेट्स की बात करो तो उसके अंदर तो एक ही होती है साल में। और यदि बात करें अपन एम्स की, जिस तरह से सीआरई है, ये जो पिछले साल 2 आ गई है ना, साल के अंदर 2 बार इसके एग्जाम हो रहे हैं, और आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे भी पर ईयर में 2 बार एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है।
और यदि बात करें आरआरबी जो रेलवे की वैकेंसी है वो एक बार ही आती है साल में, और कभी 2 साल में भी एक बार आ जाए ऐसा होता है। जो कंटिन्यूटी है वैकेंसीज की वो एम्स अभी अच्छे से निकाल रहा है, साल के अंदर 2 बार वैकेंसीज लेके आ रहा है, और स्टेट्स के अंदर साल में एक बार ही होती है ना। और एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, यदि आपको डिग्री में एडमिशन लेना है उसके लिए, तो उसके लिए भी साल में एक बार एग्जाम होता है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कोई फिक्स नहीं है बच्चों, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, जब यूनिवर्सिटी चाहे तब करवा दे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डे रूल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन अप्लाई। जो 10 डे रूल है वो किसके लिए होता है? 10 डे रूल होता है जो जिस भी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चल रहा है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने से अगले 10 दिन तक उसको अपन रेडिएशन से एक्सपोज नहीं कर सकते उसके पेल्विस पार्ट को। तो जो रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन्स होती है उनको अपन, उनके लिए ये 10 डे रूल है वो अप्लाई होता है। सर अभी मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, मतलब आप क्या ग्रेजुएशन नहीं कर रहे अभी? क्या आपकी ग्रेजुएशन नहीं चली है? क्या आपकी बैचलर डिग्री चल नहीं रही है, या अभी आपने बैचलर डिग्री में हो आप और आगे एंट्रेंस देने की सोच रहे हो? ठीक है, हाँ, जो ये कांटेक्ट नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको अच्छे से बता देंगे सारी चीज। बी, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 10 डे रूल नहीं होता। प्रेग्नेंट फीमेल्स को अपन एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 डे रूल है वो मेंस्ट्रुअल पेज की जो महिलाएं हैं जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया और उससे अगले 10 दिन तक अपन उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, उनके लिए होता है। जो रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल्स है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहते हैं मंथ के अंदर, तो उनके लिए 10 डे रूल होता है। ठीक है, ओके ओके ओके। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए नहीं है 10 डे रूल, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होती है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उनके लिए 10 डे रूल होता है। ठीक है, गलती मत करना ये वाली प्रेग्नेंट फीमेल्स वाली 10 डे रूल के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए 10 डे रूल नहीं है। ठीक है, 10 डे रूल मतलब 10 दिन तक आप रेडिएशन से एक्सपोज नहीं कर सकते फीमेल्स के पेल्विस पार्ट को, और ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी बात हो रही है ना। ओके ओके, 12th हुआ है तो आपके हर यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, और जो साल में एक बार ही होता है, और ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मंथ के अंदर एग्जाम करवाए, बाकी साल में एक बार ही होता है। अब इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है, आप जो भी यूनिवर्सिटी आपके स्टेट के अंदर एंट्रेंस एग्जाम करवाती है उसको आप समय समय पर चेक करते रहिए, वहाँ पर कोई भी अपडेट आए तो उस हिसाब से आपकी होगी। बाकी प्रिपरेशन आपको करते रहना चाहिए, जो 11th और 12th का जो भी सिलेबस है वो आपको पढ़ते रहना है। डेट किसी भी टाइम आ सकती है, एग्जाम किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आज से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द नंबर ऑफ एक्सरे ट्रांसमिटेड थ्रू मटेरियल डिपेंड ऑन। किसी मटेरियल है, मान लो ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल से ये बोला नंबर ऑफ एक्सरे ट्रांसमिट, नंबर ऑफ एक्सरे ट्रांसमिट होंगे किसी मटेरियल से, तो ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, है ना। तो क्या ये एक्सरे की एनर्जी पर डिपेंड करेगा? जी सर, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी एक्सरे उतनी ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, मतलब उसकी ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या चीज है, और क्या इस मटेरियल के डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि ये मटेरियल कितना ज्यादा डेंस है। यदि डेंसिटी ज्यादा हुई तो जो ट्रांसमिशन की जो पावर है वो कम हो जाएगी, है ना। तो डेंसिटी और एनर्जी, जो इस जो मटेरियल है इसका ये कितना डेंस है, इसका क्या एटॉमिक नंबर है, हायर एटॉमिक नंबर हुआ तो जो ट्रांसमिशन की पावर है वो भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो ट्रांसमिशन को बताता है। तो जो डिपेंड करेगा वो किस किस पे करेगा, एक तो एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन है या एक्सरे है इनकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। जी सर ये सही है। थिकनेस ऑफ मटेरियल, मटेरियल की थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा मटेरियल कितना थिक है। जी सर ये भी सही है। और एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एटॉमिक नंबर्स पे भी डिपेंड करेगा कि हायर एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल है या लोअर एटॉमिक नंबर। यदि लोअर एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल हुआ तो ज्यादा करेगा, हायर वाला हुआ तो कम करेगा। तो ऑप्शन डी सही जा रहा है। अंकिता जी बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आंसर कैसे दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आपने रेडियोग्राफी
पढ़ी नहीं है तो कैसे आंसर दे रहे हो, समझ नहीं आया मुझे, ओनली 12th कर रखी है। चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनपुट फॉस्फोर ऑफ फ्लोरोस्कोप कंटेंट, जो फ्लोरोस्कोप का इनपुट फॉस्फोर होता है वो किसका बना होता है बताओ। फ्लोरोस्कोप का इनपुट फॉस्फोर किसका बना होता है बताओ, जल्दी बताओ। फ्लोरोस्कोप का इनपुट फॉस्फोर किसका बना होता है? जल्दी। बताओ। इनपुट फॉस्फोर ऑफ फ्लोरोस्कोप कंटेंट, जो फ्लोरोस्कोपी आपने देखी होगी, फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो आईआईटीवी होता है, आईआईटीवी के अंदर इस तरह से होता है, इनपुट फॉस्फोर, आउटपुट फॉस्फोर, फोटो कैथोड, है ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पर फोटो कैथोड होते हैं, सॉरी फोटो एनोड, और यहाँ पर एक और मटेरियल होता है। और यहाँ से यदि एक्सरेज आए तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होते हैं यहाँ पर वेव गाइड में, और फिर वापस यहाँ जाकर टकराते हैं। ये आउटपुट फॉस्फोर होता है यहाँ पर, जो आगे जाकर इसकी फोटो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ा देता है ना। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो इनपुट फॉस्फोर है, ये इनपुट फॉस्फोर होता है, क्या होता है? इनपुट फॉस्फोर। ये किसका बना होता है? तो जो फ्लोरोस्कोप के अंदर जो इनपुट फॉस्फोर है वो सीजियम आयोडाइड का बना होता है, पोटेशियम नहीं, सीजियम आयोडाइड का बना होता है। किसका बना होता है? सीजियम आयोडाइड का। थ्योरी पढ़ के और कुछ टीचर्स का वीडियो लेक्चर देख के, बढ़िया। तो आपका इंटरेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर है मतलब, बढ़िया बढ़िया। तो एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो और साथ में इनको भी फॉलो करते रहो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीएलडी? जो टीएलडी बैच है उसके बारे में करेक्ट क्या नहीं है? टीएलडी स्टोर द एनर्जी दे रिसीव फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन। To obtain the reading, TLD batch is heated at 250 degree using nitrogen gas. TLD batch can be reused. TLD batch are not sensitive to ultraviolet light. बताओ इनमें से कौन सा TLD batch के लिए करेक्ट नहीं है? जो पर्सनल डोजिमेट्री डिवाइस है TLD, उसके लिए क्या सही नहीं है बताओ। क्या TLD स्टोर करके रखता है एनर्जी? जी सर, TLD एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उसके बाद में उसको अपन हीट करते हैं तो आगे क्या करता है? इक्विवेलेंट डोज देता है अपने, है ना। जितनी अपने डोज रिसीव की है 1 ईयर के अंदर वो सारी उससे निकलती है ना। ये थर्मोल्यूमिनेसेंट डिवाइस है ना, मतलब थर्मली अपन इसको हीट देते हैं तो ये ल्यूमिनेंस करता है, ठीक है, एनर्जी को। तो TLD एक थर्मोल्यूमिनेसेंट डिवाइस है जो क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करके रखती है। पूरे साल में जितना भी अपन ने एक्सपोज खाया है तो वो उसके अंदर स्टोर रहता है, और उसके बाद में उसको अपन 250 डिग्री पर हीट करते हैं तो वो क्या करता है? जो फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी को स्टोर करके रखता है आयोनाइजिंग रेडिएशन की, और ऑब्टेन द रीडिंग, यदि अपने को रीडिंग निकालनी है तो TLD बैच को अपन क्या करता है? हीट करता है 250 डिग्री पर नाइट्रोजन गैस के साथ में, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। TLD बैच कैन बी रीयूज, TLD बैच को अपन बच्चों वापस रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार आपके 1 साल पूरा आपने TLD बैच को कंसिस्ट करके रखा है, उसके बाद में आपने उसकी रीडिंग के लिए आप उसको लेके गए और वहाँ पर TLD बैच को हीट करके आपकी रीडिंग निकली है, और उसके बाद में अपन वापस उसको रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो TLD बैच एक ऐसी डोजिमेट्री डिवाइस है जिसको अपन वापस रीयूज कर सकते हैं, वापस उसका यूज करते हैं उसी TLD को, है ना। TLD बैच आर नॉट सेंसिटिव, ये तीनों सही है ना। TLD बैच आर नॉट सेंसिटिव टू यूवी लाइट, यूवी लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है बच्चों TLD बैच, है ना। मतलब TLD बैच है वो सेंसिटिव रहता है यूवी लाइट के प्रति। एक्सरेज हो गए, फोटोन हो गए, गामा रेज हो गई, यूवी लाइट हो गई,
इनके प्रति जो टीएलडी बैच है वो सेंसिटिव रहते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि टीएलडी बैच आर नॉट सेंसिटिव, नॉट नहीं है, सेंसिटिव होते हैं बच्चों ये। तो आई थिंक टीएलडी बैच के लिए करेक्ट डी नहीं है, टीएलडी बैच सेंसिटिव होता है यूवी लाइट्स के। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकिता जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस पिनम्ब्रा इफेक्ट। पिनम्ब्रा क्या होता है बताओ? जो पिनम्ब्रा है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं? पिनम्ब्रा होता है आइसोडोज कर्व पर ऐसी डोज जहां पर जो 80 टू 80 के बाद, मतलब 100, 90, 80 के बाद वाला जो रीजन होता है उसको अपन पिनम्ब्रा कहते हैं। 80 टू 0 वाला जो रीजन होता है उसको पिनम्ब्रा कहते हैं। उस रीजन को यदि कम करना है, पिनम्ब्रा को कम करना है। आपने देखा होगा जिस तरह से अपन लाइट के सामने यदि हाथ करते हैं तो अपनी शैडो बनती है, और एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर हाई डेंस की शैडो होती है, और फिर उस एज के बाद में धीरे धीरे शैडो कम होती जाती है। तो जो कम शैडो वाला पार्ट है वो पिनम्ब्रा है, ऐसा मान लो आप, है ना। तो यदि पिनम्ब्रा को मुझे रिड्यूस करना है तो क्या करूंगा मैं? देखते हैं क्या ऑप्शन है। यूज स्मॉल फोकल स्पॉट। देखो बच्चों, यदि पिनम्ब्रा कम करना है तो मुझे फोकल स्पॉट को कम करना होगा, सही बात है। यदि अपन फोकल स्पॉट को कम करेंगे तो पिनम्ब्रा भी कम होता है इसमें, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। यूज स्मॉल फोकल स्पॉट, स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज करते हैं तो पिनम्ब्रा इफेक्ट भी कम होता है, सही है। लार्ज ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस या शॉर्ट फोकल स्पॉट फिल्म डिस्टेंस। जो फोकल स्पॉट फिल्म डिस्टेंस है वो कम करते हैं और ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस बढ़ाते हैं, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो दोनों ऑप्शन क्या है। लार्ज ऑब्जेक्ट से फिल्म की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से फिल्म की डिस्टेंस है वो अपने को बढ़ानी होगी। देखो ये मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। ये मान लो एक से ट्यूब है, यहाँ से ये फोकल है ना। ये क्या है? फोकल है। और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट को मैंने लेटा रखा है, ठीक है। देख लो ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर है मान लो, ये मान लो फिल्म है। क्या है? फिल्म। अब देखो, पहली बात तो मुझे फोकल स्पॉट कम रखना पड़ेगा ताकि पिनम्ब्रा कम हो, ठीक है। दूसरी चीज, लार्ज ऑब्जेक्ट से फिल्म डिस्टेंस। मुझे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से यदि मैं फिल्म की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? पिनम्ब्रा कम होने के चांसेस रहते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से फिल्म की डिस्टेंस बढ़ाते हैं। और शॉर्ट फोकल स्पॉट फिल्म डिस्टेंस, एफएफडी जो फोकल है उसको यदि फिल्म के जितना पास में रखूंगा तो पिनम्ब्रा उतना ही कम बनेगा। ये तीनों चीजें सही है ना। फिल्म से यदि फोकल को मैं पास रखूंगा तो पिनम्ब्रा कम होगा, ऑब्जेक्ट से फिल्म को दूर रखूंगा तो भी पिनम्ब्रा कम होगा, है ना। और स्मॉल फोकल साइज कर दी तो भी पिनम्ब्रा कम होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। बीच में बच्चों थोड़ी इरेगुलरिटी हो गई क्लासेस के लिए, बाकी अब से आगे अपने रेगुलर क्लासेस रहेगी कंटिन्यू, है ना। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है वो सही जा रहे हैं बच्चों। इस फोकल स्पॉट को कम करना होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट से फिल्म डिस्टेंस करते हैं, शॉर्ट फोकल स्पॉट फिल्म डिस्टेंस करते हैं। ये तीनों चीजें पिनम्ब्रा को कम करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। ओके, बेस्ट व्यू टू विजुअलाइज सेला टर्सिका इन एक्सरे। जो सेला टर्सिका खांच होती है ना, उसको देखने के लिए अपन कौन सा बेस्ट व्यू है? जहां पर सेला टर्सिका में क्या होती है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना सेला टर्सिका खांच में। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर रहती है सेला टर्सिका खांच, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर। तो उसको देखने के लिए इस पार्ट के अंदर है सेला टर्सिका, तो उसको अपने को देखने के लिए कौन सा व्यू करूं? बताओ कौन सा व्यू करना चाहिए, बताओ। सेला टर्सिका को देखने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं? एपी नहीं करते, ऑब्लिक नहीं करते, लेटरल करते हैं ना। जो स्कल का लेटरल है उसको अपन जो स्कल है इसका लेटरल अपन किसके लिए करते हैं? जो सेला टर्सिका है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो सेला टर्सिका लिए क्या करते हैं? स्कल लेटरल करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, चेस्ट एक्सरे व्यू बेस्ट सूट फॉर मिनिमाइज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के लिए अपन चेस्ट का कौन सा व्यू करते हैं ना। चेस्ट का कौन सा व्यू है जिसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन, मतलब जो फेफड़े है उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसको देखने के लिए अपन कौन सा व्यू करते हैं? तो यहाँ पर डेक्यूबिटस व्यू होता है एक, जो अपन किसके लिए यूज करते हैं? जो अपन चेस्ट के प्लूरल इफ्यूजन के लिए करते हैं, लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है,
ध्यान रखना, याद रखने लायक चीज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज, सबसे लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू होता है अपने नर्व सेल, जो नर्वस टिश्यू है वो सबसे लीस्ट होता है, वो सबसे कम रेडियो सेंसिटिव पार्ट है ना बॉडी का, ठीक है, ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन है, नर्व टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बेरियम एनीमा, बताओ बेरियम एनीमा के लिए जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब ऐसे कौन सा पेशेंट है जिसको अपन बेरियम एनीमा नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ। बताओ फटाफट बताओ। बताओ भाई। किसको नहीं दे सकते हैं बैरियम एनीमा? बैरियम एनीमा क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट है ना, क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, ये अपन कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए यूज करते हैं जनरली, लेकिन जो बैरियम है ये अपन इंटेस्टाइनल पार्ट के लिए वहां पर अवॉइड करते हैं, यदि उसके अंदर कुछ क्या हो, सस्पेक्ट मिले अपने को। यहाँ पर क्या देख गया ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, सस्पेक्टेड कॉलोनिक परफॉर्मेंस, मतलब सॉरी परफोरेशन, कॉलॉन्स होती हैं जो कॉलन सिकम और रेक्टम होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर यदि अपन कुछ सस्पेक्ट देखते हैं तो उस टाइम अपन बैरियम एनीमा नहीं देते हैं ना, उसके अंदर बैरियम स्टडी अपन नहीं करते हैं, सही है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन सही है इसके लिए, बैरियम एनीमा के लिए। कंप्लीट कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, कॉलन में यदि छोटा सा कुछ सस्पेक्टेड हो या फिर कंप्लीटली कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, इसके लिए भी अपन नहीं करते हैं ना। यदि कॉलन्स के अंदर कुछ दिक्कत है, उसके अंदर छेद है या कंप्लीट पूर्णतया कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर बायोप्सी हो रखी है, सर्जरी हो रखी है कॉलन वाले पार्ट के लिए, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का उस टाइम एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट को जो बैरियम एनीमा है ये उस पार्ट के अंदर जाता है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना कर दे, उसलिए अपन क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर इज द राइट। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट डार्क रूम, डार्क रूम के बारे में क्या गलत है ये बताना है। सर मेरा कंटेंट आपको बाद में दिख रहा है, हाँ थोड़ा ये जो लाइव है वो थोड़ा कमेंट सेक्शन थोड़ा डिले होता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो बच्चों, ठीक है। डार्क रूम के बारे में क्या गलत है, अप्रोक्स 1 to 2 mm थिक लेड कोटिंग इज रिक्वायर्ड टू शील्डिंग इट फ्रॉम रेडिएशन। जो डार्क रूम की जो वॉल्स होती है उसके अंदर अपन 1 से 2 mm की अपन बेरियम की शील्डिंग करते हैं, सॉरी लेड की कोटिंग करते हैं, ताकि जो रेडिएशन है वो डार्क रूम से सॉरी जो एक्सरे रूम है उससे डार्क रूम में ना आए, है ना। तो उसके लिए अपन 1 to 2 mm थिकनेस करते हैं, तो ये तो सही है। फ्लोर एंड वॉल शुड बी केमिकली रेसिस्ट, फ्लोर और वॉल है वो केमिकली रेसिस्ट होनी चाहिए, केमिकल से खराब ना हो, क्योंकि वहां पर डेवलपिंग फिक्सिंग और ये सॉल्यूशन होता है, तो उसके अंदर केमिकल्स अपन यूज करते हैं, तो उससे फ्लोर है जो वॉल्स है वो रेसिस्टेंट होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो, है ना, इजीली उनको अपन वॉश या सफाई कर सके उसकी, है ना। वॉल शुड बी पेंटेड विथ ब्लैक कलर, देखो बच्चों ब्लैक कलर की वॉल्स नहीं लेते हैं ना, अपन लाइट कलर की वॉल्स को अपन डार्क रूम के अंदर लेते हैं, ताकि जब लाइटें बंद हो और जब अपन सेफ लाइट ऑन करें तो उस सेफ लाइट की हल्की से लाइन जो लाइट है उससे अपन जो फिल्म प्रोसेसिंग जितनी भी यूनिट्स होते हैं उनको अपन इजीली देख सके और फिल्म के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए अपन लाइट कलर की वॉल्स वहां पर लेते हैं। जनरली लाइट कलर की अपन पेंटिंग करते हैं, डार्क कलर की पेंटिंग नहीं करते हैं, तो आई थिंक इसका ऑप्शन सी है जो डार्क रूम के कॉन्टेक्स्ट में गलत जा रहा है। शुड बी अवे फ्रॉम डैम्प एंड हॉट, हाँ बच्चों जो मॉइस्चर है, नमी है और जो गर्म है, गर्म क्षेत्र है, इनसे अपन डार्क रूम को वहां पर अपन डार्क रूम को नहीं बनाते हैं, क्योंकि नमी है वो फिल्म को खराब कर सकती है, और यदि ज्यादा गर्म हुआ तो वो डेवलपिंग और फिक्सिंग सॉल्यूशन को खराब कर सकता है, जिससे अपन फिल्म की जो डेवलपिंग प्रोसेसर है उसमें अंदर उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो सी आंसर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट HSG, HSG के ऊपर क्या गलत है बताओ। इट इज इंडिकेट फॉर एवोल्यूशन ऑफ
इनफर्टिलिटी, बच्चों इनफर्टिलिटी के लिए अपन HSG करते हैं, सही है। एक्टिव पेल्विस इन्फेक्शन इज एक्टिव पेल्विस इन्फेक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू प्रोड्यूस द, ये भी सही है ना। जो सक्रिय पेल्विस संक्रमण प्रक्रिया के लिए अपन ये कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, उसके लिए अपन HSG नहीं करते हैं। जिसका पेल्विक इन्फेक्शन होता है उसके लिए अपन HSG नहीं करते, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। इस शुड बी परफॉर्म बिटवीन 14 to 16 डे, नहीं बच्चों 6 to 10 डे के बीच में अपन इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 to 10 डे के बीच में अपन इस HSG को अपन परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है HSG के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो HSG मेनली इनफर्टिलिटी टेस्ट होता है ना, कैसा होता है इनफर्टिलिटी टेस्ट, जो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6 to 10 डे के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पर 14 to 16 दे रखा है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट MCQ क्लास में। तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपना जोश हाई रखे, और अभी CRE की वैकेंसी आ रही है तो पूरी अपना 100% दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट MCQ क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।